अच्छा, लेक्चर नंबर 5 हमारे पास है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यार मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से पहले ना आपको चंद पॉइंट बताऊं, उन पे ध्यान दें। छोटी छोटी बातें हैं, उनको याद रखें, फिर आपके पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वो याद रखें कैसे। मैं आपको इससे पहले रिजोल्यूशन, टॉपिक हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, पर इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ साइड पे सिखा रहा हूँ। ज़रा इधर देखें। हमारे पास एक शेप होता है जिसका नाम होता है राइट एंगल ट्राइएंगल। राइट एंगल ट्राइएंगल। राइट कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को। ट्राइएंगल मतलब जिसमें क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 एंगल्स। तो राइट एंगल का शेप कुछ यूं होता है। मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूं, देखें। ABC यहाँ पर बन जाता है एंगल। एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, और ये एंगल कितने का होता है? 90 का। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 एंगल हो और इन 3 एंगल में से एक एंगल 90 के बराबर हो तो उसे कहा जाता है राइट एंगल ट्राइएंगल। अच्छा, अब याद रखें, इस एंगल को गौर से देखें। इस एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को कहते हैं ना परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। अच्छा, 2 साइड रहती है, एक ही और एक ही। उनमें से ये जो छोटी साइड नहीं है, छोटी वाली साइड, दोनों साइड में कंपैरिजन करो, ये छोटी वाली साइड नहीं है, इसे कहा जाता है बेस। इसे क्या कहा जाता है? बेस। और बड़ी वाली साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूस। अच्छा, अब इस एंगल को मालूम करने के लिए हमने किसी 2 साइड को डिवाइड करने से ये एंगल आ जाता है। इसको नाम दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये चंद बातें अपने पास नोट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्राई कहते हैं 3 और गोनो कहते हैं ना गोनो, ट्राइग गोनो। तो गोनो किसे कहते हैं? एंगल को। 3 एंगल होते हैं। और रेशियो का मतलब होता है डिवीजन। रेशियो का क्या मतलब होता है? डिवीजन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे रेशियोज का मतलब क्या होता है? द एंगल दैट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब डिवीजन, द रेशियो ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइएंगल। 3 किस्म के एंगल है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है। 3 किस्म के एंगल हैं और 3 साइड हैं आपके पास। किसी भी 2 साइड को एक दूसरे पर डिवाइड करने से आपके पास एंगल मिल जाता है। और वो एंगल आपके पास 3 किस्म के हैं। एक को कहते हैं साइन थीटा, एक को कहते हैं कॉस थीटा, और लास्ट को कहते हैं टेन थीटा। ये सारे आपको काम आएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। अब ज़रा इधर देखें, साइन थीटा कौन से 2 साइड को डिवाइड करने से आ जाता है? तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब उनका एक न्यूमोनिक बता देते हैं, एक टोटका सा है। इसको याद करने के लिए आपने एक सेंटेंस याद रखना है। आपने क्या याद रखना है? सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। नीचे वाला देखें,
कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ये रेशियोज अपने पास नोट करना है आप लोगों ने याद करके। क्यों पढ़ाए हूँ? क्योंकि ये ना पढ़ाए तो आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ नहीं आती है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ रेशियोज के वैल्यूज़ बताऊँ आपको। एक मैं टेबल आपके सामने बनाऊँ ना, एक टेबल कहाँ बनाऊँ, यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ। देखें, टेबल फॉर, ऊपर लिख लो, इधर जगह नहीं है, ऊपर लिख लो टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपके पास 3 रेशियोज हैं, 3 रेशियोज आपके पास आ रहे हैं। देखें, मैं उनका टेबल बना रहा हूँ। साइन थीटा, काज थीटा, टेन थीटा। अच्छा, इसमें कुछ एंगल्स देखें जो ज़्यादातर फिज़िक्स में यूज़ होते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा, इस सीरीज़ को देखो, ये जिस तरतीब से मैंने लिखा आप भी इस तरतीब से लिखें। सारों के ऊपर अंडररूट और नीचे 2, सारों के ऊपर अंडररूट और नीचे 2। सारों के ऊपर क्या लिखोगे? अंडररूट और नीचे 2। अब इधर भी यूं ही काम इधर करना है। अच्छा, अब सुने कहानी, अब समझे। साइन का यहाँ से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4। अगर काज का उल्टा कर दें, 4 से नीचे आ जाओ, 4 3 2 1 0। तो आपको ये वैल्यू हमेशा याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं टेन थीटा कैसे आएगा। मैं आपको एक तरीका बताऊं टेन थीटा का। टेन थीटा का एक शॉर्टकट, एक टोटका बताऊं। ये साइन का वैल्यू कास पे डिवाइड करो। साइन की जितने वैल्यू है ना, इसको कास थीटा पे क्या करो? डिवाइड करो। साइन के इसका इस पे डिवाइड करो तो आपके पास 10 का आएगा। इसका इसके ऊपर कर लो, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। ऑलरेडी ये जो मैंने ब्लैंक्स छोड़े हैं ये फिल करना है आप लोगों ने, लेकिन इसको इस पर डिवाइड करने के बाद आपके सामने वैल्यूज़ आएंगे। तो ये थे आपके पास वैल्यूज़। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको मैं बताऊँ ना, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा तो समझ आई है, पर यहाँ पर इसका ये जो हाइपोटेन्यूज साइड अगर निकालना हो, हाइपोटेन्यूज साइड अगर निकालना हो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, टू फाइंड, यहाँ देखो, टू फाइंड द लेंथ ऑफ hypotenuse we use a theorem called पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करें। अब कैसे पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करें देखें। पाइथागोरस थ्योरम ये कह रहा है ना कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू इन दो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर साइड आप जमा करें तो आपके पास ये वाली साइड मिल जाएगी। अब कब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो तब ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, वरना पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता है। अच्छा, अब मैं एच के ऊपर स्क्वायर है, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं निकालना है, तो मैं इसको क्या करूं? इस स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? अंडर रूट लगाएंगे ना। ये और ये कैंसल, h इज इक्वल टू बाय स्क्वायर रूट। और स्क्वायर हमेशा एक दूसरे के ऊपर
कैंसल हो जाते हैं। अच्छा, तो आपके पास क्या आया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपके पास pythagoras थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आया है। एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, मैं कहूँगा बेस मेरे पास 4 है, क्या है 4 मीटर है, और परपेंडिकुलर मेरे पास 3 मीटर है, तो बताओ हाइपोटेन्यूज कितना होगा। तो सिंपल एग्जांपल से देखें, h इज इक्वल टू अंडर द रूट, हाँ b कितना है 4 स्क्वायर प्लस p कितना है 3 स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 स्क्वायर क्या होता है 4 चरी 16 प्लस 3 3 9, तो क्या आएगा 25 बन जाते हैं ना, और 25 अंडर रूट से 25 निकालो क्या आता है 5 मीटर। ये आपके पास क्या आया हाइपोटेन्यूज। तो ये टेबल आपने लाजमी याद रखना है। इसके बाद हम आएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, तो हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। जिस तरह पहले मैं आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज बताया हूँ, अभी हमने स्टार्ट करना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसको सही ध्यान से एक दफ़ा देख के फिर इस वीडियो को और से आप सुन लें। अच्छा, रिजोल्यूशन, ये वर्ड रिजोल्यूशन निकला है रिजॉल्व से। किससे निकला है, रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है स्प्लिट अप। स्प्लिट अप का क्या मतलब है, स्प्लिट अप का मतलब होता है ब्रेक करना, मतलब तोड़ना। ब्रेक करना क्या मतलब है, तोड़ना। अच्छा, किस चीज़ को तोड़ें, देखो द प्रोसेस ऑफ splitting up of a vector into the splitting of a single vector into vector components is called resolution of वेक्टर। या मैं ये लिख सकता हूँ ना, जिस तरह देखें आप एडिशन में क्या करती थी, वेक्टर को मिलाकर एक रिजल्टेंट बनाती थी। आज मैं एक रिजल्टेंट को तोड़ के छोटे छोटे वेक्टर बनाऊंगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर का एक रिवर्स प्रोसेस आता है। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, दूसरी बात ये है ना कि ये आपने कहा कि वेक्टर कंपोनेंट्स बनाना है, तो वेक्टर कंपोनेंट होता क्या है, व्हाट इज वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होता है। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर is called vector components। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट। अब आप कहेंगे इफेक्टिव वैल्यू क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ज़रा देखें। ये मेरे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको एक बंदा क्या कर रहा है, एक बंदा इसको खींच रहा है एक फोर्स से। जब ये बंदा इसको एक फोर्स से खींच रहा है, तो समझें, जब किसी चीज़ को आप ऐसे खींच रहे हैं तो ये आप फोर्स तो ऐसे, जोर तो ऐसे लगा रहा है, लेकिन कुछ फोर्स आप ऐसे लगा रहा है, ऐसे भी जोर लगा रहा है, और ऊपर भी जोर लगा रहा है। तो इस मतलब इस फोर्स के, इस वेक्टर, जो फोर्स नहीं, इस वेक्टर, फोर्स वेक्टर है, इसका कुछ कंपोनेंट आप एक्स में लगा रहा है और कुछ कंपोनेंट आप वाई में लगा रहा है। इनको कहा जाता है
इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर, इफेक्टिव वैल्यू ये दो हैं x और y, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट। तो x और y आपके पास क्या आ रहे हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो अब आप कहेंगे सर ये वेक्टर कंपोनेंट कितने बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं। तो मैं आपको एक पॉइंट लिख लूँ ना, वेक्टर मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 2। कंपोनेंट की सबसे कम तादाद आपके पास 2 है। द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर 2। अच्छा, बात करते हैं मैक्सिमम कितने होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट आर इनफाइनाइट। हमें इनकी तादाद का पता नहीं है, लेकिन कम से कम कितने हैं, 2 कंपोनेंट आप बना सकते हैं, 2 से कम नहीं बन सकती, एक कंपोनेंट नहीं बनता है। अच्छा, अब सवाल ये आता है ना, अब सवाल ये आता है एक और वेक्टर कंपोनेंट का एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? व्हेन two components of vector are perpendicular, when 2 components of vector are perpendicular, then these components are called rectangular components। फिर इन कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मतलब कैसे, देखो मेरे पास एक वेक्टर ये है, एक कंपोनेंट मैंने ये बनाया, एक कंपोनेंट मैंने ये बनाया y कंपोनेंट, ये मेरे पास कोई वेक्टर है, इसके मैंने 2 कंपोनेंट बनाए हैं, एक x और एक y कंपोनेंट बनाए हैं। तो बताओ ये 2 कंपोनेंट आपस में 90 पे है कि नहीं है, 90 डिग्री पे है। ये 2 कंपोनेंट के बीच में एंगल कितने का है, 90 है। कितने का है, 90 है। तो इसलिए इन कंपोनेंट को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब सुने बात, कहानी अब देखें। ये तो आपके पास क्या था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब बात करते हैं ना, अच्छा सवाल ये है, आपका क्वेश्चन ये बनता है कि हम वेक्टर के कंपोनेंट्स क्यों बनाते हैं, मतलब हम वेक्टर का रिजोल्यूशन क्यों करते हैं। वाई वी रिजॉल्व ए वेक्टर, क्वेश्चन है ना, वाई वी रिजॉल्व अ वेक्टर। हम एक वेक्टर को रिजॉल्व क्यों करते हैं, तो बात याद रखें, हम क्यों करते हैं और हम कौन से वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं। तो याद रखें, when the vector is neither along x-axis nor along y-axis, ऐसा वेक्टर न मुकम्मल तौर पर x में हो न मुकम्मल तौर पर y में हो, ऐसे कंपोनेंट ऐसे वेक्टर की हमने रिजोल्यूशन करना है, रिजोल्यूशन करना होता है, इसलिए हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब कैसे, अब मुझे एक बात बताएं, ये मेरे पास x है और ये y कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y कंपोनेंट है। देखें मैंने कहा यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा,
इस ब्लॉक को मैं खींच रहा हूँ फोर्स लगा के ए से, तो मैं जितने भी फोर्स लगा रहा हूँ वो मुकम्मल तौर पर कहाँ लगा रहा हूँ, एक्स में लगा रहा हूँ ना, तो एक्स में, बिल्कुल एक्स में लगा रहा हूँ, वाई में कोई कंपोनेंट इसका नहीं आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर आपने रिजोल्यूशन नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात, मेरे पास ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, आपने ऊपर फोर्स लगाई, अब जब ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर किस में आ रहा है, वाई में आ रहा है, इसका भी मुकम्मल वाई में आ रहा है, एक्स में कोई नहीं आ रहा है, लिहाजा इसका भी रिजोल्यूशन नहीं होगा। अब मेरे पास लास्ट में देखें, मेरे पास ये ब्लॉक है, इसको मैंने ऐसी फोर्स लगाई है, अब बताओ ये फोर्स एक्स में भी लगा रही है और वाई में भी लग रही है, लिहाजा इसका रिजोल्यूशन होगा। तो ये आपका आंसर था कि रिजोल्यूशन हम क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, वजह क्या है। तो ये इफेक्टिव वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन कर देते हैं इसका। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब आप रिजोल्यूशन कर देते हैं, जब आप क्या करते हैं, रिजोल्यूशन करते हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें कैसे मालूम होगा। तो अब आते हैं थोड़ा रिजल्टेंट मालूम करने के लिए। तो ये रिजल्टेंट ऑलरेडी आप मालूम कर चुके हैं, मैंने पहले एडिशन ऑफ वेक्टर में आपको समझाया है, वहीं रिजल्टेंट आपके पास है, देखें वहीं रिजल्टेंट आपके पास आएगा। अब अच्छा, मैंने कहा ये मेरे पास एक वेक्टर है, मैंने क्या कहा, ये मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास ये मेरे पास एक्स एक्स है और ये मेरे पास क्या है, वाई है, और यहाँ पर मैंने ड्रा किया है एक वेक्टर। तो ये वेक्टर एक्स में भी है और वाई में भी है, लिहाजा मैं इसका क्या करूँगा, रिजोल्यूशन करूँगा। तो इसके दो कंपोनेंट बनाऊँगा, रिजोल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम दो बनाएंगे। अच्छा, तो इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा एक्स एक्सिस पे, जिसे मैं नाम दूंगा ए एक्स, और एक कंपोनेंट बन जाएगा वाई में, जिसे मैं नाम दूंगा ए वाई, और यहाँ क्या बन जाएगा, थीटा, यहाँ क्या बन जाएगा, थीटा, रिजल्टेंट का एंगल। अच्छा, अब आसान काम है, इसका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट बन गया ना, देखो हेड टू टेल से एक रिजल्टेंट बन गया है। अच्छा, अब देखें ए इज इक्वल टू, रिजल्ट मालूम करने के लिए ए एक्स ए वाई, ए एक्स प्लस ए वाई, और इसको एक और तरीके से भी लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, एक्स की जगह मैं क्या लगाऊंगा, ए एक्स आई केप, देखो आई केप यूनिट वेक्टर आई किसके लिए आता था, एक्स के लिए, प्लस ए वाई है तो मैं क्या लिखूंगा, ए वाई जे के। इस तरह से इसका क्या आएगा आपके पास, ये एक सैम्पल, एक तरीका है जिस तरह आपने क्या निकाला था, रिजल्टेंट निकाला था। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, कंपोनेंट्स का नहीं, पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, ये 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, तो मैं इसका जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि नहीं। तो ये कौन सी साइड आई थी, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ से अंडर रूट लगाऊँ ये हटाने के लिए, ये अगर ये कैंसल, तो आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये अपने पास नोट करना है, आपने क्या करना है, नोट करना है, क्योंकि रिजल्टेंट ये था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, और ये पहले एडिशन में भी मैंने आपको निकाल के दिया था। अब सुने, अब बात करते हैं कि ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका मैग्नीट्यूड तो आपने ये लाया है, पर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन तो भी होगी ना, ये एंगल नहीं, ये वाला एंगल, ये एंगल आपको
डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपको ये वाला एंगल ही बताएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकालूं, मैं क्या निकालूं? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकालूंगा। इससे पहले मैं एक काम करूंगा, इससे पहले मैं एक काम और करता हूं। मैं कहता हूं फॉर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। अच्छा, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो एक आपके पास x और एक y और एक z आता है ना, तो उनका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा? वही काम करना है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। देखें, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तो ये आपके पास 3 कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट और ये 2 कंपोनेंट का रिजल्टेंट, इस तरह 4 का दिया, फिर भी इस तरह प्लस करते करते आगे जाना है। तरीका यही है जो मैंने अभी आपके सामने ड्रा करके दिखाया है। अच्छा, अब बात करते हैं ना, मैं आपको इसके बेस पे मैं आपको शॉर्ट एक क्वेश्चन अगर दूँ, मैं कैसे क्वेश्चन दूँ ज़रा देखें। मैं कहता हूँ F1 इज इक्वल टू 4, नहीं Fx इज इक्वल टू 4 न्यूटन और F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो मुझे बताओ Fy कितनी होगी? Fy कितनी होगी? अच्छा, तो यहाँ से देखें, यहाँ ये फार्मूला इस पर स्वीट करेगा, बिल्कुल। देखो F, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। F कितना है? F कितना है? 5 न्यूटन इज इक्वल टू Fx कितना है? 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन का स्क्वायर, ये होगा ना, 4 न्यूटन का स्क्वायर प्लस Fy कितना होगा? Fy मालूम करना है, Fy स्क्वायर। तो मैं एक काम कर देता, पहले अंडर रूट को मिटा देता हूँ, यहाँ भी स्क्वायर लगा और यहाँ भी स्क्वायर, ये और ये कैंसल, 5 में जी 25। हाँ, एक बात याद रखना, ये न्यूटन पे नहीं लगेगा क्योंकि ये स्क्वायर मैग्नीट्यूड पे लगता है, तो मैग्नीट्यूड 5 है। 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 न्यूटन प्लस Fy स्क्वायर। अच्छा, अब इससे यहाँ ये इसको इस साइड पे ले आओ, 25, ये प्लस ये तरह क्या होगा? -16 इज इक्वल टू Fy स्क्वायर। 25 से ये निकालो, क्या रहता है? 9 इज इक्वल टू Fy स्क्वायर। मुझे Fy निकालना है, Fy स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने का एक ही इलाज है, आपको बता दिया है, स्क्वायर रूट लो, ख़त्म। तो क्या आएगा? Fy इज इक्वल टू 3 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन ये। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन देखो, एक रेक्टेंगुलर के तरतीब में है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के तरतीब में है। मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर है 2i केप प्लस j केप प्लस 4k केप, प्लस 4k नहीं बल्कि 2k केप, जो भी हो। समझ आ रही? इसका रिजल्टेंट मालूम करना है। तो अब इसे कंफ्यूज नहीं होना, i का मतलब x का वैल्यू, मतलब यहाँ से आप निकालो x का वैल्यू, यहाँ से आप निकालो x का वैल्यू ये है ना 2, यहाँ से ay का वैल्यू बताओ 1, यार ये है मैग्नीट्यूड, यहाँ कुछ ना होता तो 1 होता है। यहाँ से az का बताओ तो 2 आएगा। वो आपको इस तरह देकर कंफ्यूज कर दे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये x का वैल्यू है, ये y का, और ये j का वैल्यू, क्या मतलब z का वैल्यू है। अच्छा, अब बताओ रिजल्टेंट बताओ, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? ax स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस ay है तो 1 स्क्वायर प्लस z है तो 2 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? देखें, 4 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4, तो टोटल बन जाता है कितना? 9 अंडर रूट से निकालो, क्या बनता है? 3। तो बताओ मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का? 3। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रही है? अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब किसकी बात करते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आपने हमें सिखाया, इस तरीके से हम निकालेंगे, लेकिन रिजल्टेंट हमें नहीं सिखाया है। अब रिजल्टेंट सिखाना है। अच्छा सुने,
अब बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर कौन सा है? ए। रिजल्टेंट, सॉरी यार, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, मैंने आपको एक रेशियो पढ़ाया था साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब बात करते हैं डायरेक्शन मालूम करने के लिए मैं आपको एक रेशियो बता दूं। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा किसके बराबर था? टेन थीटा थ्रो बराबर ब्रिशिंग डिवाइड बाई बेस था ना। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन आएगा? ए वाई डिवाइड बाई, ए वाई नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स। इससे हमें पता चलेगा डायरेक्शन। अच्छा, ये डायरेक्शन क्या है? ये क्या है? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये किसकी डायरेक्शन है? ये एंगल थीटा है, किसके दरमियान एंगल है? तो याद रखना है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस। ये याद रखना है, ये जो एंगल बना है ना, ये रिजल्टेंट ने बनाया है एक्स एक्सिस के साथ। तो मैंने लिखा है ये जो एंगल है ना, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस। बाद टाइम पे थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करके दिमाग लड़ाना होता है, वो चेंज करके देता है कि आप बताओ कि ये फिर टेन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइड बाई ए वाई, अगर इस तरह दिया जाए तो फिर क्या कहोगे? तो आप क्या कहोगे? दिस इज द एंगल मेड बाई रिजल्टेंट, एंगल मेड बाई रिजल्टेंट विद वाई एक्सिस। तो ये उल्टा करके देंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसमें एंगल के बेस पे। मैं कहता हूँ ए एक्स आपके पास है 1 और ए वाई आपके पास है 2। ए एक्स 1 है और ए वाई 2 है। आप बताओ ए से वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, ए से वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यार थीटा। तो आपको मैंने बता दिया है, वहीं काम कर लो। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स है ना, एक्स के साथ। उसने किसके साथ पूछा है? एक्स के साथ पूछा है। तो आप क्या करोगे? ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। अच्छा, ए वाई कितना है? 2 और एक्स कितना है? 1। तो आपके पास क्या आएगा? 2। समझ रहे हैं? ये 2 आएगा। अब आप कैलकुलेटर निकालोगे, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 कर दो, डायरेक्ट आपके सामने एंगल आएगा। समझ आ रही? तो ये कहानी थी आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। किसकी बात करते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्स कंपोनेंट की। एक्स कंपोनेंट। अच्छा, एक्स कंपोनेंट मालूम करने के लिए मैं वही डायग्राम ड्रा करूं दोबारा। ये ए एक्स और ये ए वाई और ये आपके पास थीटा मेड बाय रिजल्टेंट। अच्छा, एक्स कंपोनेंट मालूम करना है तो रिजल्टेंट ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है। ये इसका रिजल्टेंट आपने पहले मालूम करके आपके पास आया है। बहुत सारे मैंने जो मिटाया है इससे पहले आया था। अच्छा, अब मुझे मालूम करना है एक्स कंपोनेंट। ऐसा रेशियो पढ़ो जिसमें एक्स भी आ जाए और रिजल्टेंट ऑलरेडी है, एक्स भी आ जाए और रिजल्टेंट मतलब बेस भी आ जाए और परपेंडिकुलर भी आ जाए। तो कौन सा रेशियो पढ़ेंगे? मैं कर लूँगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज है ना, ए एक्स डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए। ये तो रिजल्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आया हुआ है।
अच्छा, मैं इसके यहाँ से x निकालोगे तो ये डिवाइड में इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। तो मैं ये लिखूँगा a cos थीटा इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू a cos थीटा। अब ये याद रखना है, कंपोनेंट निकालने का बेहतरीन तरीका ये है। सबसे पहले याद रखो, अब वेक्टर के साथ कहीं भी x कंपोनेंट आएगी तो आपने क्या लगाना है, cos थीटा। मैं कहूँगा एक्सेलरेशन एंड x कंपोनेंट इज इक्वल टू a cos थीटा। मैं कहूँगा वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट, तो क्या करोगे, v cos थीटा। मैं कहूँगा मोमेंटम एंड x कंपोनेंट, तो आप क्या कहोगे, p cos थीटा। अब एक एग्जांपल आपको दूँ, मैं कहूँगा ना थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए वेक्टर का वैल्यू है 50 कुछ भी हो, यूनिट जो भी है, या यूनिट लिख के छोड़ दो, कोई यूनिट लगाओगे, यूनिट की जगह यूनिट लिख के छोड़ दो। तो अब बताओ, यहाँ से आपसे पूछा क्या है, ए एक्स कंपोनेंट बता दो। तो ए एक्स आपको पता है, ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा। तो ए का वैल्यू कितना है, 50 मल्टीप्लाई बाई cos 90, और आपको पता है cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो वो पूरा क्या आया, 0। मतलब एंगल कहाँ पे है, एंगल 90 एंगल पे है भाई। ये वेक्टर 90 एंगल पे है, वेक्टर 90 एंगल का मतलब यहाँ पर है, तो इसका मतलब x पे ये नहीं है ना, ये x पे बिल्कुल है ही नहीं। तो मैंने क्या लिखा, x पे ये वेक्टर नहीं है, 0 आया। देखो प्रूफ के साथ भी आया कि नहीं आया। अच्छा, इसी तरह एक तो ये आपने याद रखना है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ ना, इसका y कंपोनेंट कैसे निकालोगे। तो y कंपोनेंट के लिए कौन सा रेशियो पढ़े, एक ये और एक ये आ जाए। तो मैं ये रेशियो पढ़ दूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। अच्छा, यहाँ से निकालो तो इस तरह बन जाएगा ना, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। यहाँ से देखो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ये भी अपने पास नोट करना है, 3 बातें। अब y कंपोनेंट कहीं भी हो, मतलब मैं कहूँगा एक्सेलरेशन y कंपोनेंट क्या होगा, तो आप लिखोगे a साइन थीटा। मैं कहूँगा वी वाई बताओ, तो आप कहेंगे कि v साइन थीटा। मैं कहूँगा पी वाई बताओ, तो आप कहेंगे p साइन थीटा। तो ये कहानी थी आपके पास कंपोनेंट्स की। कुछ बातें कंपोनेंट में मैं आपको मज़ीद लिखना चाहूँगा, तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, ज़रा आप लिख लें और इसको थोड़ा रिवाइज करें। मैं इसको रब करूँगा, इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊँगा। अच्छा, अब मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ। अब मैं क्या करा रहा हूँ, कंपैरिजन ऑफ एक्स वर्सेस वाई कंपोनेंट, कंपैरिजन ऑफ एक्स वर्सेस वाई कंपोनेंट। अच्छा सुने, ये मेरे पास वाई कंपोनेंट, ये मेरे पास एक्स आ रहा है, ये दरमियान में मेरे पास वेक्टर है। अच्छा, ये वेक्टर यहाँ और यहाँ के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 का होता है कि नहीं होता है। अच्छा, ये वेक्टर अगर 45 डिग्री पर है तो इसका y में कंपोनेंट और x में कंपोनेंट हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। y में कंपोनेंट और x में कंपोनेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बात मैं ये लिखूंगा ना, एट 45 डिग्री x कंपोनेंट इज इक्वल टू y कंपोनेंट। अच्छा, दूसरी बात याद रखें, एट ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर मैं 45 डिग्री से बढ़ा दूं, तो 45 डिग्री से बढ़ाएंगे तो ये जो वेक्टर है ये किसकी तरफ ज़्यादा जाएगा, y की तरफ जाएगा ना। तो y का वैल्यू क्या होना स्टार्ट कर देगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो x कम होता जाएगा और y क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, अगर एंगल को मैं
45 से कम कर दूँ, लेस देन 45, तो फिर बताओ जब नीचे आएगा 45 से तो x में ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? देखो इसको नीचे गिराओ तो इधर ज़्यादा आएगा, ऊपर कम होना स्टार्ट कर देगा, ऊपर देखो नीचे आता जाएगा। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा x कंपोनेंट ग्रेटर देन y कंपोनेंट। अच्छा, इसका मतलब 45 से ऊपर जाएंगे तो y बढ़ेगा, 45 से नीचे आएंगे तो x बढ़ेगा, और 45 पे दोनों बराबर आएंगे। अब सवाल ये बनता है मैक्सिमम x कंपोनेंट कब आएगा? मैक्सिमम x कंपोनेंट किस एंगल पे आएगा? एंगल कहाँ से मेयर करना है यार? एंगल मेयर करना है यहाँ से। तो आप एक बात बताओ, ये नीचे आते आते ज़्यादा होते होते ज़ीरो पे सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, मैं ये बात लिख सकता हूँ एट 0 डिग्री x इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा होगा, x सबसे ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं y कंपोनेंट कब ज़्यादा होगा? मैक्सिमम y कंपोनेंट, वेक्टर का y कंपोनेंट कब मैक्सिमम होगा? तो आप कहें ना, देखें ऊपर जाते वक्त ये इंक्रीज होगा, यहाँ से लेकर यहाँ इसके ऊपर जब चढ़ जाएगा तो बताओ यहाँ से यहाँ 90 का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, ये 45 से बढ़ाते 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 यहाँ पर आएगा तो 90 बनेगा ना। तो मैं कहूँगा एट 90 डिग्री y इज मैक्सिमम, y इज मैक्सिमम, y इज मैक्सिमम। मैं कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ इस बारे में, ज़रा देखें। पहला मेरा क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल x कंपोनेंट इज मैक्सिमम। मैंने a में दिया 10 डिग्री, b में दिया 20 डिग्री, c में 25 और d में 30 डिग्री। अब मैक्सिमम का मतलब समझो, मैक्सिमम का मतलब ये जो दिए हुए एंगल है ना, उनमें से ज़्यादा किस पर होगा? तो आपको पता है जितना एंगल कम होता जाता है, ज़ीरो के करीब आता है, तो y x का कंपोनेंट इंक्रीज होता है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। अच्छा, दूसरी बात देखें, मैं कहूँगा एट व्हाट एंगल y कंपोनेंट इज मैक्सिमम, एट व्हाट एंगल y कंपोनेंट इज मैक्सिमम। तो मैं लिख लूँगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। उनमें से कौन सा एंगल है जिस पर y कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होगा? तो ये कुछ बातें थी आपके पास, मैंने लिखे हैं, ये अपने पास आप नोट करें। यहाँ पर होता है हमारा जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही ना तो अगले लेक्चर में हाज़िर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके पास, बाकी ठीक है।